नमस्कार प्यारे साथियों, मेरा नाम है पंकज सोम और आपका बहुत बहुत स्वागत आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम यात्री पर। सबसे पहले मैं आप लोगों से माफ़ी मांगता हूं कि पिछले 4, 5, 6, 7 दिन से मेरी क्लास नहीं आई, लेकिन कई माध्यमों से आपको सूचना दी गई और आपको बताया गया कि क्लास ना आने का जो सबसे बड़ा कारण है कि वो एक मेरा छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था और सब कुछ सही मेरे साथ था, लेकिन बस एक ही समस्या से मैं दो चार हो रहा था कि मैं खड़ा नहीं हो पा रहा था। और जिसकी वजह से आपको पता है कि अगर ऑनलाइन क्लास लेनी है तो खड़े होकर ही हम पैनल पे ले सकते थे। तो सबसे पहले मैं आपसे माफ़ी मांगता हूं और आपके प्यार, आपके मोहब्बत के लिए दिल से धन्यवाद देता हूं, जो सोशल नेटवर्किंग साइट्स के माध्यम से व्यक्तिगत फ़ोन करके आप लोगों ने मुझ तक अपनी भावनाएं पहुंचाई और मेरे जल्दी सही होने के, तंदुरुस्त होने की आपने भगवान से मंगलमय कामना की। तो उसके लिए आपका हाथ जोड़कर कोटि कोटि आभार। प्यारे बच्चों, आज से फिर से मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि फिर से मेरी क्लास में कोई व्यवधान ना हो और हनुमान जी की कृपा आप सब पे बनी रहे और उनका ही नाम लेके आज हम इस क्लास को शुरू करेंगे, ताकि हम सब पर उनकी कृपा बनी रहे और हम लगातार अपने जो हमारा अपना जिसका जो टारगेट है उसमें हम कामयाब हो सकें। प्यारे बच्चों, जैसा मैंने आपको बताया कि हम 5 सितंबर से एसएससी जीडी का अपना बैच ला रहे हैं, जो कि परमानेंट बैच जब तक एग्ज़ाम नहीं होगा जब तक चलेगा। और उस माध्यम में जो जो सब्जेक्ट हमें पढ़ने और पढ़ाने हैं उसकी सूचना भी आपको बहुत जल्दी एक अलग वीडियो बनाकर मैं आपको दूंगा। हम एग्ज़ाम यात्री यूट्यूब चैनल पर पहली बार एक बैच शुरू कर रहे हैं और उसे हम पूरा कंप्लीट आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएंगे। देखिए, अगर हम एप्लीकेशन पे भी कोई कोर्स लॉन्च करते हैं तो उसमें बस एक अंतर इतना होता है कि बस एप्लीकेशन पे उस कोर्स में रेलेवेंट व्यूवर्स होता है कि जहां उसने उस चीज़ के लिए पैसा भरा है तो केवल वहां उसी के संबंध में उसी से रिलेटेड चीज़ें होती हैं। थोड़ा सा ऑनलाइन में बस ये रहता है कि सभी तरह का कंटेंट यहाँ पे व्यूवरशिप जो होती है उसमें मिक्स होती है। तो दोनों के अपने अपने फ़ायदे हैं, लेकिन जो बच्चा एप्लीकेशन पे कोर्स लेने में सक्षम नहीं होगा वो बच्चा हमारे साथ पूरा बैच फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ेगा। और जब हम फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहे हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे हम आपको प्रैक्टिस नहीं करवाएंगे या हम आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन नहीं देंगे या मॉक टेस्ट नहीं करेंगे। मैं पूरी जानकारी एक अलग वीडियो में आपको आके दूंगा, लेकिन थोड़ी सी बात यहाँ पे ही बता देता हूँ। हर हफ्ते एसएससी जीडी का मॉक टेस्ट होगा और पूरी टीम, और मैं तो ये चाह रहा हूँ कि अंकुश सर या पवन सर जो भी इसमें जिम्मेदारी लेंगे कि टेलीग्राम के सुबह में आपको पूरा क्वेश्चन पेपर भेज दिया जाए, पीडीएफ भेज दी जाए और आप लोग पूरी ईमानदारी से बैठ के उसे हल करें, सॉल्व करें और फिर शाम में हमारी वीडियो करंट में हम लाइव आके या जो भी उस समय हमारे पास व्यवस्था होगी उस तरह से उसका सॉल्यूशन आपको कराएं। देखिए, अभी हमें आपके सहयोग की आवश्यकता है क्योंकि अभी हमारा नया चैनल है ना। अभी हम बहुत सारी चीज़ें सीख रहे हैं, तो हमारी गलतियों को भी दरकिनार करिएगा। ऐसा नहीं है कि आप हमारी तुलना किसी बड़े चैनल से करने लगें। देखिए, बड़े चैनल कैसे बड़े हैं और पता नहीं इतने बड़े होने के बाद भी लड़ते हैं आपस में, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं आज आपको यहाँ पे एक और भी वादा करता हूँ, मैं और मेरी टीम की तरफ से कभी भी आप इस तरह का कोई भी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट नहीं सुनेंगे जिससे आपका समय खराब हो। प्यारे बच्चों, ये आपके पढ़ने का समय है। एसएससी सीजीएल का पेपर जो है वो आने वाला है। अगर इस समय आप नहीं पढ़ेंगे और आप नई नई कंट्रोवर्सी में लगे रहेंगे तो वो बहुत ही गलत होगा। तो मैं अपनी टीम की तरफ से उन सबके बिहाफ पे कहता हूं कि हमारी तरफ से कोई कंट्रोवर्सी वीडियो कभी भी आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी और ना ही हम किसी के बारे में बात करेंगे। हम एक ओरिजिनल व्यूअरशिप के साथ जो बच्चा हमें देखेगा उसी के साथ आगे बढ़ेंगे। तो आज की क्लास का श्री गणेश करते हैं और पहली बात, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है आज की क्लास की, वो आपके सामने है। भारतीय सेना ने, जो हमारी इंडियन आर्मी है, हमारी इंडियन आर्मी ने एक प्रोजेक्ट की शुरुआत करी है और इस प्रोजेक्ट का नाम है नमन। क्या नाम है इस प्रोजेक्ट का? नाम है नमन। नमन इस प्रोजेक्ट का नाम है। तो क्या है इस नमन प्रोजेक्ट के अंदर, ये भी मैं आपको बताना चाहता हूं। भारतीय सेना ने प्रोजेक्ट नमन का पहला चरण शुरू किया है, जिसका उद्देश्य रक्षा पेंशन भोगी, जो डिफेंस में लोग काम करते हैं, जो मिलिट्री में लोग काम करते हैं, ठीक है, जिनकी जो भी वहां पे स्थिति है, जो पेंशन भोगी हैं, दिग्गज और उनके परिवारों को समर्पित सहायता और सेवाएं प्रदान करना है। यानी जो पेंशन भोगी हैं उनको, उनके लिए एक हेल्प बनेगा प्रोजेक्ट नमन। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने, इस समय हमारे सीएनसी कौन है? इस समय हमारे सीएनसी हैं उपेंद्र द्विवेदी। और यहां मुझे आपको साथ के साथ बताना है कि हमारी इंडियन आर्मी के जो फर्स्ट चीफ थे वो थे के एम करियप्पा।
KM करियप्पा, ये भी आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। KM करियप्पा, सी से भी लिख सकते हैं आप। KM करियप्पा जो थे वो हमारी सेना के पहले चीफ थे 15 जनवरी 1949 को। जी बच्चों, ये ध्यान रखने वाली बात है, 15 जनवरी 1949 को 1949, 15 जनवरी 1949 को, 15 जनवरी 1949 को जो लास्ट इंडियन ब्रिटिश हेड थे, ब्रिटिश इंडियन हेड, इंडियन CNC थे, उनका नाम था सर फ्रांसिस बूचर। सर फ्रांसिस बूचर। हो सकता है आप में से कई बच्चों को ये पहली बार पता लगे, बूचर या बचर भी आप कह सकते हैं। तो 15 जनवरी 1949 को अब उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैंड ओवर कर दी थी कोडेंडरा M करियप्पा यानी जनरल KM करियप्पा को, और इसी तरह से KM करियप्पा हमारे पहले आर्मी चीफ बने। इसीलिए जो 15 जनवरी है तब से लेकर आज तक 15 जनवरी को हम भारतीय थल सेना के रूप में, थल सेना दिवस के रूप में मना रहे हैं। ठीक है, इंडियन आर्मी डे जो है वो 15 जनवरी को है। और साथ के साथ यहां आपको और जानकारी दे दूं मैं, 8 अक्टूबर को हम एयरफोर्स डे मनाते हैं और 4 दिसंबर को हम नेवी डे मनाते हैं। ये तीनों हमारी आर्म्ड फोर्सेस हैं। ये तीनों हमारी क्या हैं? ये तीनों हमारी आर्म्ड फोर्सेस हैं। इनको हम सशस्त्र बल कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? इनको हम सशस्त्र बल कहते हैं। देखिए, 2 तरह के बल होते हैं, अर्धसैनिक बल और सशस्त्र बल। जो सशस्त्र बल होते हैं उनको मिलिट्री फोर्सेस कहते हैं और जो अर्धसैनिक होते हैं उनको पैरामिलिट्री कहते हैं। यहां पे एक और इंपॉर्टेंट सवाल, मिलिट्री का जो हेड है यानी सशस्त्र बलों का जो हेड है वो राष्ट्रपति होता है, यानी एयरफोर्स, आर्मी और नेवी का जो हेड है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, लेकिन पैरामिलिट्री का जो हेड होता है वो होम मिनिस्टर होता है। जी प्यारे बच्चों, पैरामिलिट्री का जो हेड होता है वो गृह मंत्री होता है। तो हो सकता है आप में से कई मेरे शानदार जानदार, मेरे लाडले, मेरी लाडली, मेरे शेरनी, मेरे शेर ये जानना चाह रहे हो कि सर पैरामिलिट्री क्या होता है। तो पैरामिलिट्री में आपने कुछ ऐसे बलों का नाम सुना होगा जैसे इंडियन कोस्ट गार्ड, CRPF, BSF, CISF, ITBP, SSB, इस तरह के जो बल होते हैं इनको हम अर्धसैनिक बल कहते हैं और इनके हेड गृह मंत्री होते हैं। NDA या CDS में ये सवाल पूछा भी गया था कि इंडियन कोस्ट गार्ड किसके अधीन काम करती है। तो इंडियन कोस्ट गार्ड जो अधीन काम करती है वो गृह मंत्रालय के अधीन करती है, राष्ट्रपति के अंडर नहीं करती है। क्योंकि दोनों की वर्दी व्हाइट है तो लगता है कि ये नेवी का हिस्सा है, दोनों में कोऑर्डिनेशन जरूर है, लेकिन इंडियन कोस्ट गार्ड जो है वो एक पैरामिलिट्री फोर्स है और इंडियन नेवी जो है एक मिलिट्री फोर्स है। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 15(3) का सब क्लोज 2, जो भारत का संविधान है उसका अनुच्छेद 53 को सब क्लोज 2 है, उसमें लिखा भी है कि राष्ट्रपति जो हैं वो सशस्त्र बलों के प्रमुख होंगे। ठीक है, इसलिए तीनों फोर्सेस रिपोर्ट करती हैं किसको? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को करती हैं। लेकिन यहाँ पे जो वास्तविक शक्ति का केंद्र हमारे यहाँ है वो प्रधानमंत्री ही है, क्योंकि आर्टिकल पढ़ेंगे आप 70 व 75 जाके तो पूरा वहाँ पे साफ साफ लिखा है कि जो राष्ट्रपति है वो मंत्री परिषद की सलाह के अनुसार कार्य करेगा और मंत्री परिषद का जो प्रमुख है वो प्रधानमंत्री है। तो सारी बात यहाँ पे खत्म हो जाती है। ठीक है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इस क्लास, अभी तक मैंने जितना बोला है ये आपकी जानकारी को बेहद दुरुस्त और जानकारी को आपको इजाफा कर दिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली खबर क्या है? NHPC, SECI और रेलटेल और SJVN को नवरत्न का दर्जा मिला है। सारी बात जो डिस्प्ले पे लिखी है ये तो आपके पास PPT पहुंच ही जाएगी। सबसे पहले आपको यहां पे एक बात पता होनी चाहिए प्यारे बच्चों, वो बात ये होनी चाहिए कि नवरत्न, मिनी रत्न और महारत्न ये 3 कंपनी हैं। नहीं, कंपनी नहीं है, ये कैटेगरी हैं। ये आपको कतई भी भूलना नहीं है कि महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न का जो दर्जा है वो दर्जा मिलता है केवल सरकारी कंपनियों को। रिलायंस को नहीं मिलेगा महारत्न का दर्जा, लेकिन जैसे ONGC महारत्न कंपनी है, सेल महारत्न है ना, आपका गेल, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड महारत्न है, कोल इंडिया लिमिटेड महारत्न है, ये महारत्न कंपनी है।
यहां से बड़ा महत्वपूर्ण सवाल कई बार एग्जामिनर पूछ लेता है, तो आपको इनको मैं जरूर ज्योग्राफी जब पढ़ाऊंगा इसके बारे में डिटेल में जानकारी दूंगा। फिलहाल आप केवल इतना ध्यान रख लीजिए कि महारत्न, नवरत्न, मिनीरत्न कंपनी जो होती हैं ये किससे रिलेटेड हैं? ये सरकारी कंपनियों को दर्जा देने से रिलेटेड हैं। ठीक है, अगली बात पे आते हैं। मोना अग्रवाल ने अपना पहला पैरा ओलंपिक कांस्य पदक जीता है। मोना अग्रवाल ने अगस्त 2024 में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 स्पर्धा में ब्रॉन्ज मेडल जीत के इतिहास रच दिया है। उन्होंने राज्य स्तरीय थ्रो स्पर्धाओं में भाग लेना शुरू किया और तीनों श्रेणियों में स्वर्ण पदक जीते। उन्होंने कई श्रेणियों में राज्य स्तर पैरा पावर लिफ्टिंग में भी भाग लिया। देखिए, पैरा ओलंपिक जिस समय मैं क्लास पढ़ा रहा हूं इस समय पेरिस में चल रहे हैं। पैरा ओलंपिक 1960 में पहली बार लॉन्च किए गए थे। समझ में आया आपको? 1960 जब रोम ओलंपिक हो रहा था तो उसमें पहली बार जो पैरा ओलंपिक है उनको लॉन्च किया गया था। यानी जो फिजिकल चैलेंज पीपल होते हैं उनको भी खेल में मौका मिले, इसलिए पैरा ओलंपिक का लॉन्च किया गया। और 1968 तेल अवीव ओलंपिक में पहली बार इंडियन टीम जो है, पैरा ओलंपिक टीम जो है गई थी भाग लेने के लिए। बहुत ही शानदार प्रदर्शन हमारे खिलाड़ी पैरा ओलंपिक में इसलिए आज कर रहे हैं। सुमित अंतिल गोल्ड मेडल जैवलिन में ले लिया है उन्होंने। उनको पिछले ओलंपिक में भी उनका गोल्ड मेडल था जहां तक मेरी जानकारी है। हमारे सुभाष सर हैं जो ग्रेटर नोएडा के शायद या गौतम बुद्ध नगर के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट भी हैं, उन्होंने बैडमिंटन में सिल्वर ले लिया है। प्रीति पाल जो हमारे ही जनपद जो हमारा नजदीकी जनपद है मुजफ्फरनगर, वहां की ये बिटिया है जिसने पहली एथलीट हमारे यहाँ से जिसने मेडल जीता है। शीतल देवी, मतलब क्या ही कहूं मैं शीतल देवी के बारे में, तो मैं आपसे क्या ही कह सकता हूं। कभी कभी मुझे जब जिंदगी से निराशा होती है, जब भी मुझे लगता है कि यार जिंदगी अच्छी नहीं चल रही है, काम अच्छा नहीं चल रहा है और बस अब कुछ करने का मन नहीं कर रहा है, कुछ दिल नहीं कर रहा है, तो प्यारे बच्चों शीतल देवी को देख लेना। शीतल देवी को देख के सारे बहाने भाग जाएंगे। इस बिटिया के, क्योंकि हमसे तो बहुत छोटी है तो इसलिए हम बिटिया कह के संबोधन कर रहे हैं, इस बिटिया के दोनों हाथ नहीं हैं। मेरे फेसबुक प्रोफाइल पेज पंकज सोम के नाम से मेरी फेसबुक आईडी है, वहां पे मैंने आज एक फोटो भी लगाया कि शीतल देवी का फोटो तो हर गली, हर गांव, हर नुक्कड़, हर जगह लगा देना चाहिए। स्कूलों में लगा देना चाहिए। जब भी बच्चे का पढ़ने का मन ना करे, जब जब लोगों को ये मन करे कि यार बस जिंदगी क्या ही है, वो तो शीतल देवी को देख लें जिनके दोनों हाथ नहीं हैं, वो ओलंपिक में मेडल लेकर आ रही हैं। तो हमारे लिए वास्तव में बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। और मैं यहाँ क्लास में एग्जाम यात्री टीम की तरफ से खड़ा होकर शीतल देवी को दिल से सल्यूट करता हूँ कि वास्तव में उस लड़की ने ऐसा कारनामा कर दिया कि हम तो भगवान ने हमें सब कुछ ठीक बनाया हमारे अंदर, हम आलस का शिकार हो जाते हैं पर वो नहीं होती है लड़की। तो बहुत बहुत प्रेरणादायी है वो लड़की। उसके बाद भारतीय वायुसेना ने अपने नायकों का जश्न मनाने के लिए पहली बार कॉमिक बुक जो है वो लॉन्च कर दी है। VR चौधरी इस समय इंडियन एयरफोर्स के चीफ हैं। पहली कॉमिक बुक जो है इसमें हमने लॉन्च की है। बेसिकली इंडियन एयरफोर्स का 8 अक्टूबर 1932 को इंडियन एयरफोर्स का गठन हुआ और तब से लेकर दुनिया की शायद इस समय हम चौथी सबसे बड़ी प्रोफेशनल हम एयरफोर्स हैं दुनिया में। तो हमारे जवानों ने किस किस तरीके से ये उपलब्धि हासिल की, उस पूरे को इसमें दिखाने की कोशिश की गई है। अगली बात पे आते हैं। केरल पर्यटन ने अभिनव हॉलिडे हीस्ट अभियान के लिए पाटा गोल्ड अवार्ड जीता है। जी हाँ, बहुत बहुत मुबारक केरल टूरिज्म के लिए। इसमें तो कोई देखिए डाउट नहीं है कि भारत में यूं तो हर राज्य में बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहां पे आप जाइए और वहीं के होके रह जाइए। हर राज्य में कुछ ना कुछ ऐसा है कि आपको आनंद आ जाएगा, है ना। लेकिन केरला का टूरिज्म वास्तव में जानदार शानदार टूरिज्म है। वो लोग वास्तव में वहां पे मेहनत करते हैं, ठीक है। तो इसलिए केरल टूरिज्म को गोल्ड अवार्ड 2024 को दिया गया है। फिक्की ने आयुष्मान खुराना और नीरज चोपड़ा ही हमारे खिलाड़ी हैं। जेवलिन थ्रो में अभी हम जीत के आए हैं ओलंपिक, पेरिस ओलंपिक में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। और आयुष्मान खुराना एक जो एक्टर हैं, टीवी बॉलीवुड में काम करते हैं, है ना। इनकी बड़ी एक शानदार सी मूवी भी मुझे बहुत अच्छी लगी थी। हेलो, मैं पूजा बात कर रही हूँ, है ना। तो मैंने वो मूवी देखी तो मुझे बहुत अच्छा लगा इनका काम और बहुत अच्छा इन्होंने काम किया। तो इन दोनों को फिक्की ने क्या किया। अब आपके दिमाग में बात आ रही है सर फिक्की क्या है ना।
हमारे गांव में तो फिक्की कहे हैं, जब चाय में या दूध में मीठा नहीं होता उसको फिक्की कहे हम, इनको चाय फिक्की है ना। और कुछ तो फिक्की कहे हैं, कुछ तो फिंकी कहे हैं, इनको चाय फिंकी है ना। तो वैसे एग्जैक्टली वर्ड फीकी होता है, लेकिन क्योंकि देखिए वाणी जो है 3 कोस पे बदले पानी और वाणी वाला हिसाब है हमारे यहाँ पे, तो इसलिए फिक्की यहाँ पे क्या है, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स एंड कॉमर्स इंडस्ट्री, ये फिक्की है। 1927 में इसकी स्थापना हुई और अनीश शाह इस समय इसके हेड हैं। फिक्की के अंदर जो कंपनी आ जाए, मतलब उसे एक रेप्यूटेटेड ऑर्गेनाइजेशन के अंडर माना जाता है। ये नेटवर्किंग में, कंपनी की इस्टेब्लिशमेंट में शायद कुछ काम करते हैं। तो इन्होंने, ठीक है, क्या किया है, आयुष्मान खुराना को और नीरज चोपड़ा को जो है उसके लिए अवार्ड दिया है। डॉक्टर टीवी सोमनाथन ने कैबिनेट सचिव का पदभार संभाल लिया, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए आपने सुना होगा कि ये बंदा आईएएस है ना। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, आईएएस जब किसी को कहा जाता है तो उसका जो लास्ट प्रमोशन है ना, अगर भारत में सब आईएएस बनने के बाद कोई सबसे बड़ा उसका कोई प्रमोशन है तो आईएएस बनने के बाद उसका सबसे बड़ा प्रमोशन होता है कैबिनेट सचिव, सेक्रेटरी ऑफ कैबिनेट। यानी ये वो व्यक्ति है जो डेली प्रधानमंत्री से बात करता ही करता है। यानी मोदी जी का दिन में 50 बार 100 बार इस आदमी से इंटरेक्शन होता ही होगा। इसी के आदेश फिर सचिव को जाते हैं, अपर सचिव को जाते हैं, राज्यों के गृह सचिव या डीजीपीज को जाते हैं। ये वो बंदा है जो भाई बॉस है भाई ये, ठीक है। चलिए क्वेश्चंस पे आते हैं, फटाफट देखते हैं, अब एलिमिनेशन करते हैं। हाल ही में किस भारतीय नौसेना जहाज ने स्पेनिश जहाज अटलाया के साथ समुद्री साझेदार अभ्यास MPE में भाग लिया? देखिए पहले तो आप समझ लीजिए, क्योंकि आप यकीन मानिए कई बार जब मैं क्लास में पढ़ाता हूं तो मुझे लगता है कि यार ये तो बच्चे ने पढ़ रखा होगा। टीचर्स का तो ऐसा हो जाता है कभी कभी कि यार ये तो पता ही होगा, लेकिन मैं ये मानता हूं कि नहीं, जो बच्चा मेरे क्लास में पहली बार पढ़ रहा है ना, उसको भी बात डिट्टो समझ में आनी चाहिए भाई, कि इस बात के पीछे की वजह क्या है, क्या है ये एक्सरसाइज। हमारी तीनों ही सेना, हमारी आर्मी भी, हमारी एयरफोर्स भी और हमारी नेवी भी विभिन्न देशों के साथ पूरी साल किसी ना किसी एक्सरसाइज में संलिप्त रहती हैं। उसका कारण यह है कि ताकि हम एक दूसरे से टेक्नोलॉजी वॉरफेयर सीख सकें। हम थोड़ा उन्हें सिखाते हैं, थोड़ा उनसे सीखते हैं, और एक दूसरे की टैक्टिक सीखने के बाद हम चीज़ों को बेहतर करते हैं। तो जो अभी हमारा जहाज गया है वो गया है INS तबर। INS तबर ने भाग लिया है इस एक्सरसाइज में, ठीक है। कहाँ हुआ ये जो एक्सरसाइज हुई ये मेडिटेरेनियन सी में हुई। भूमध्य सागर यानी मेडिटेरेनियन सी है ये। देखिए मेडिटेरेनियन सी है कहाँ, मेडिटेरेनियन सी पहले तो क्योंकि ये एक ही था, यूरोप और अफ्रीका दोनों एक ही थे, लेकिन जब यूरोप और अफ्रीकन प्लेट्स अलग हुई तो उसके बीच में एक समुद्र का निर्माण हो गया जिसे भूमध्य सागर कहते हैं, ठीक है। कई बार बच्चे पूछते हैं कि सर जब हम यूरोप और अफ्रीका का मैप देखते हैं तो दोनों के बीच में पुल क्यों नहीं बना देते, बहुत दूरी नहीं है। शायद यहाँ पे बहुत गहराई है समुद्र की, इसलिए पॉसिबल नहीं हुआ कि अब तक ब्रिज का निर्माण नहीं हुआ, ऐसा मुझे लगता है पर्सनली। क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए। हाल ही में किसने IAF हीरोज कॉमिक बुक लॉन्च की है? ये मैंने आपको अभी बताया। जो हाल ही में किताब लॉन्च हुई है वो VR चौधरी जी ने की है। VR चौधरी कौन है? इंडियन एयरफोर्स के इस समय एयर चीफ मार्शल हैं। एयर चीफ मार्शल VR चौधरी क्या है? ये एयर चीफ मार्शल हैं इस समय। ये सबसे बड़ी पोस्ट होती है वायुसेना के अंदर, ठीक है। अजीत डोभाल आपको पता है हमारे सलाहकार हैं प्रधानमंत्री जी के, मतलब हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी हैं। राजनाथ सिंह जो हैं हमारे इस समय डिफेंस मिनिस्टर हैं। ये आप बता देना कौन है जो नीचे हैं। बढ़िया आगे। हाल ही में किसे पाटा गोल्ड अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है? तो उसके लिए आंसर क्या हो जाएगा? उसके लिए आंसर हो जाएगा केरला। इसकी डिटेल मैंने आपको अभी बताई ही। आगे बढ़े। ये पूरी PPT आपको एज इट इज PDF फॉर्म में जो हमारा टेलीग्राम चैनल है एग्जाम यात्री, आपको उस पर मिल जाएगी। तो आई रिक्वेस्ट यू कि अभी जब तक बैन नहीं हो रहा है ना,
जब तक आप हमारा एग्जाम यात्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जिस दिन प्ले स्टोर से हट जाएगा तो उस दिन अपने आप ही चीज़ें, फिर आप हमारा व्हाट्सएप चैनल जो है एग्जाम यात्री उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, तो ये PDF वगैरह आपको एज इट इज़ वहाँ पे मिलती रहेंगी। हाल ही में किस राज्य में चक्रवात आसन के कारण अलर्ट जारी किया गया? देखिए एक ही राज्य आपको इसमें ऐसा दिखाई दे रहा होगा जिसमें इस समय बाढ़ की वजह से तबाही मची हुई है, लेकिन अच्छी बात ये रही कि ये टकराया नहीं, गुजरात कोस्ट से निकल गया, मूव कर गया ओमान की तरफ। तो ये राज्य है गुजरात। गुजरात में ऐसे हालात बन गए थे। भारत ने पर्यटन क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए हाल ही में किस देश के साथ समझौता किया है? पर्यटन क्षेत्र में, टूरिज्म में, तो हमारे पास इन तीनों में सबसे नजदीक श्रीलंका, और श्रीलंका के बाद मलेशिया है। तो इसमें जो राइट आंसर है वो मलेशिया है। मलेशिया के साथ हमने अपना टूरिज्म जो है वो किया है। भारत और मलेशिया के बीच संबंधों को और मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए दोनों देशों ने पर्यटन सहयोग को बढ़ाने के उद्देश्य से एक ऐतिहासिक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। देखिए MOU कब धरातल पर उतरेंगे तो अलग ही बात होती है, MOU बहुत साइन होते हैं हमारे यहाँ। यह समझौता दोनों देशों के बीच लंबे समय से चले आ रहे राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक सांस्कृतिक संबंधों में एक नया अध्याय जोड़ता है। ठीक है, मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर है। हाल ही में खेले गए पेरिस ओलंपिक 2024 में अवनी लेखरा ने, ये देखिए इस लड़की ने बहुत शानदार काम किया है, अवनी लेखरा ने हाल ही में किस खेल में स्वर्ण पदक जीता है? तो अवनी लेखरा ने भारोत्तोलन तो नहीं, एथलेटिक्स तो नहीं, हाई जंप तो नहीं, ये निशानेबाजी में मेरे हिसाब से मेडल गया है। आइए चेक कर लेते हैं। यस, भारत ने पेरिस पैरालंपिक 2024 में पदक तालिका में अपना पहला स्थान हासिल किया जब अवनी लेखरा ने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 में ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीता। मोना अग्रवाल ने पहले दिन कांस्य पदक के साथ अपनी गति जारी रखी। भारत की प्रीति पाल ने भी इस महिलाओं की 100 मीटर T35 स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। लेखरा ने 249.7 के अंतिम स्कोर के साथ अपना ही पैरालंपिक रिकॉर्ड तोड़ दिया, जो उनका पिछले टोक्यो पैरालंपिक रिकॉर्ड 249.6 से बेहतर था। बहुत बढ़िया भाई, याद रखेंगे इसे। मूडीज रेटिंग्स ने वित्तीय वर्ष 2024 में भारत की GDP, इकोनॉमिक ग्रोथ जो है हमारी GDP ग्रोथ वो कितनी रहने वाली है इसके बारे में बता दिया है, और इसका राइट आंसर है 7.2। अब ये क्या आफत है सिर्फ समझ लीजिए। कुछ ऐसी एजेंसीज हैं जो दुनिया भर की जो इकोनॉमीज हैं उनका बड़ा साइंटिफिक तरीके से विश्लेषण करती हैं। मूडीज जो है एक एजेंसी है कि ऐसे, अगर मुझे बहुत देसी भाषा में आपको समझाना हो तो मैं ऐसे समझा सकता हूं कि मैंने 20 बच्चे 20 अलग अलग गांवों से लिए, और अब उनका मैं एजुकेशन, उनका इकोनॉमिक, उनका ट्रांसपोर्टेशन, हर बारे में उनकी ग्रोथ के बारे में बात करूं कि इस देश में कितना पैसा लगा, कितना पैसा इनका बाहर आया, कितना इन्होंने ब्लैक किया, मतलब सब कुछ टोटल हम उसको एक बहुत ही साइंटिफिक एनालिसिस करते हैं। उस एनालाइजिंग के बाद हम उसे पढ़ते हैं, और तब ये कंपनी बहुत जिम्मेदारी के साथ, ये गलत भी हो जाती है कभी कभी, पर ये बहुत जिम्मेदारी, तो जैसे मूडीज जो है वो एक रेटिंग कंपनी है, कहाँ की है? न्यूयॉर्क बेस्ड है, न्यूयॉर्क बेस्ड है। ठीक है, तो इसने बताया है कि जो भारत की जो इस बार GDP ग्रोथ रहेगी वो 7.2 रहेगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस सशस्त्र बल ने दिग्गजों और उनके परिवारों का समर्थन करने के लिए प्रोजेक्ट नमन लॉन्च किया है? तो इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, ये तो मैंने आपको आके बहुत अच्छे से समझा दिया। ठीक है इसका मुझे फॉर्मेशन ईयर बताना, NSG कब बना था, बस मैं इतना बता सकता हूं, हिंट दे सकता हूं, इंदिरा गांधी असैसिनेशन, और फिर देखते हैं या राजीव गांधी असैसिनेशन। बढ़िया, आगे। हाल ही में किस देश ने प्रधानमंत्री मोदी को SCO बैठक में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है? जाएंगे नहीं भाई, लगता नहीं मुझे चले जाएंगे इंडियन प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, पाकिस्तान में संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बैठक होने वाली है। ठीक है, तो वहां पे इनवाइट किया गया है प्राइम मिनिस्टर मोदी को कि ये वहां आए और उस कॉरपोरेशन में भाग लें।
ठीक है। पाकिस्तान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अक्टूबर में इस्लामाबाद में होने वाली संघाई सहयोग संगठन के शासनाध्यक्षों की परिषद की बैठक में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। पाकिस्तान एससीओ शासनाध्यक्षों की परिषद CHG की घूर्ण अध्यक्षता करता है और हम इस क्षमता में वह अक्टूबर में 2 दिवसीय एससीओ में भाग लेंगे। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कंप्लीट डिसीजन रहेगा कि वो पाकिस्तान इंडियन प्राइम मिनिस्टर को वहां पे इंडियन प्राइम मिनिस्टर जाना चाहते हैं या नहीं जाते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसने राजगीर सबसे पहले बता दूं जगह कहां है। राजगीर जगह है आपका बिहार में, और यहां से एक ऑप्शन में दे रहा हूं, राजगीर से संबंध बताइए, महात्मा बुद्ध का है या महावीर स्वामी का है या A एंड B दोनों का है। कमेंट जरूर करिएगा और मुझे बताइएगा कि राजगीर से संबंध किसका है। तो जब खेल विश्वविद्यालय यहां पर मिला है, एकेडमी नेशनल स्पोर्ट्स एकेडमी जो है बिहार को मिली है और यहां पे स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है। और मैं यहां पे फिर आपसे मेंशन करूंगा 29 अगस्त जो है वो राष्ट्रीय खेल दिवस है, मेजर ध्यानचंद के बर्थ एनिवर्सरी पे मनाया जाता है। 29 अगस्त मेजर ध्यानचंद, जो मेजर ध्यानचंद थे उनको सम्मान देते हुए मनाया गया। और मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी जो एशिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है वो उत्तर प्रदेश के मेरठ जनपद के सलावा ग्राम में बनाई जा रही है। जी प्यारे बच्चों, और मैं इस बात को जब भी कभी जिक्र आता है तो मैं बोलता ही हूं, मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूं ये बात बोलते हुए कि एशिया का सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी मेरे गांव में बन रही है। ये भी इस यूनिवर्सिटी का नाम ही मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है। तो ये बिहार को भी अब मिली है और डेफिनेटली यहाँ पे जो राइट आंसर आप सोच रहे होंगे किसको मिलेगी, तो राइट आंसर यहाँ पे मिलेगी नीतीश कुमार जी को। नीतीश कुमार जो हैं वो बिहार के लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर, और यहाँ पे अभी भी इन्हीं की सरकार एनडीए के साथ चल रही है। नीतीश कुमार की पार्टी का नाम है जेडीयू, जनता दल यूनाइटेड। इस समय बीजेपी का यहाँ पे इनका अलायंस है और जेडीयू और बीजेपी यानी अब दोनों एनडीए के घटक हैं और यहाँ पे सरकार चला रहे हैं। बिहार में शायद अगले साल चुनाव भी हैं। बढ़िए आगे। हाल ही में किस मंत्रालय ने सी बॉक्स पोर्टल लॉन्च किया है? चलिए इस पे क्या हम लगा सकते हैं आंसर, सी बॉक्स। अच्छा ऐसा है कि इस पे ये आंसर भाई सी फीमेल के लिए यूज होता है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने इसको लॉन्च किया हो? ऐसा हो तो सकता है, ऐसा पॉसिबिलिटी तो है। तो पॉसिबिलिटी में क्या है, महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, है ना। लगा आंसर पता है ना। यौन शोषण के मामलों पर अंकुश लगाने के लिए इसलिए सी बॉक्स जो है वो लॉन्च किया गया है। अब पता नहीं कब तक अंकुश लगेगा भाई, नहीं समझ में आती है बात। भारत ने हाइब्रिड इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट के लिए हाल ही में किस देश को पहला भुगतान किया है? हाइब्रिड इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट किसके साथ हमने फर्स्ट पेमेंट कर दी है? क्या हमने वो मालदीव्स को की है, क्या हमने वो भूटान को की है, क्या श्रीलंका को की है या नेपाल को की है? मेरे हिसाब से आंसर श्रीलंका है। आपके हिसाब से आंसर क्या है देख लेते हैं। जी हाँ, श्रीलंका में भारतीय उच्चायुक्त। देखिए किसी भी देश में भारत की तरफ से सबसे बड़ी पोस्ट होती है जो वहां पे अपॉइंटमेंट होता है, कमिश्नर, है ना, इंडियन हाई कमिश्नर। हर देश में जिस देश के साथ हमारे विदेशी संबंध हैं उस देश में हमारे जो सबसे बड़ा ऑफिसर, वो जो हमारे लोगों की देखभाल या हमारे देश के लोगों के हितों का ध्यान रखने के लिए जो वहाँ पे सबसे बड़ी पोस्ट हम अपॉइंट करते हैं, उस पोस्ट का नाम जो है, उस पोस्ट का नाम उच्चायुक्त होता है। यहाँ क्या है, संतोष झा जो हैं उत्तरी जाफना के पास 3 श्रीलंकाई द्वीपों पर हाइब्रिड बिजली परियोजना के लिए पहला भुगतान कर दिया है। करेक्ट है प्यारे बच्चों। चलिए, ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2024 का आयोजन हाल ही में किस शहर में किया गया?
ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस तरह के सवाल जो है आजकल एग्जामिनर की चॉइस बने हुए हैं। तो देख लेते हैं क्या है इसका सही आंसर। 5वां ग्लोबल फिनटेक फेस्ट मुंबई महाराष्ट्र में आयोजित होने वाला। और मुंबई के बारे में एक और नई अभी खबर मैं पढ़ रहा था, हमारे जो कोचिंग में ऑफलाइन बच्चे पढ़ते हैं आधार क्लासेस में, उन्होंने ये बताया कि मुंबई भारत का सबसे बड़ा कैपिटल गेन करने वाला जो है सिटी बन गया है, ये मुझे बताया गया। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है प्यारे बच्चों मुंबई। चलिए, धुलीखेल हाल ही में किस देश का पहला WHO मान्यता प्राप्त स्वस्थ शहर बन गया है? धुलीखेल हाल ही में, चलिए आइए देख लेते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, इसको कहते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये विश्व स्वास्थ्य संगठन ने, ठीक है, कवरेपालन चौक जिले में स्थित धुलीखेल नगर पालिका को नेपाल का पहला सबसे स्वस्थ शहर और एशिया का दूसरा सबसे स्वस्थ शहर घोषित किया है। 2014 से धुलीखेल नगर पालिका ने दर्जा हासिल करने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों को लागू किया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है नेपाल। चलें बढ़ते हैं आगे। आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है। श्रीराम कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड ने हाल ही में किसे अपना MD और CEO नियुक्त किया है? तो इसका राइट आंसर देख लीजिए। श्रीराम कैपिटल ने शुभाश्री को प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है। प्यारे बच्चों, मैं आपसे केवल बार बार एक ही बात समझाता हूं जो मुझे आपको बार बार कहनी है और आपसे समझानी है, चाहे इस बात के लिए मुझे कितने जन्म लगें आपको समझाने के लिए, पर ये बात मैं आपको समझाऊंगा जरूर। किसी भी तरह की पॉलिटिक्स में पढ़कर अपना समय वेस्ट मत करो, कोई साथ नहीं देगा। मैं आपको, कोई दोस्त साथ नहीं देगा, कोई रिश्तेदार साथ नहीं देगा, लोग फोन करके पूछेंगे तक नहीं कि आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है, आपने खाना खाया या नहीं खाया, आपने फीस भर दी या नहीं भर दी, आपकी जिंदगी, आप किस चीज से गुजर रहे हैं, प्यारे बच्चों आपसे कोई नहीं पूछेगा। चाहे आप कितनी उम्मीद पाल लीजिए, कितने दोस्त बना लीजिए, सब अपने में मदमस्त हैं। आप परेशान होंगे इस बात से, पर ये बहुत सीधी बात मैं कह रहा हूं, परेशानी अगर हो रही है ना तो वो होनी चाहिए। कई बार आप दूसरे लोगों के लिए अपना बहुत महत्वपूर्ण समय गंवा देते हो। कई बार आपको लगता है कि नहीं यार, ये मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, मेरा बहुत अच्छा रिश्तेदार है, मैं इसके लिए करूंगा। लेकिन वही लोग जब आपका समय कठिन आता है, जब आप थोड़ी सी परेशानी में होते हैं, तो वही लोग आपको छोड़कर चले जाते हैं। अपना समय ऐसे लोगों के लिए बिल्कुल खराब मत करिए जो आपके लिए स्टैंड तक न ले सके। पैसे की मदद ही सब मदद नहीं होती है। इसलिए ये जो किताबें हैं ना, ये जो किताबें हैं, ये रजिस्टर, ये किताबें जिनमें आप लिखते हो, पढ़ते हो, दीज आर योर बेस्ट फ्रेंड्स। कभी दो दोस्त देखिएगा जिसमें से एक की नौकरी लग गई हो और एक की नौकरी ना लगी हो, कभी देखिएगा। क्या उन दोनों का व्यवहार आपस में फिर बाद में जैसा रहता है? वो कहता है अब मेरी जॉब लग गई है तो यार मैं बिजी हो गया हूं, मैं फला हो गया हूं। हाँ, सही भी बात है, हो गया हो। लेकिन जब उसके पास खाली वक्त होता है तो तब भी वो उस दोस्त से बात करना नहीं चाहता है। पता है वो क्या बोलता है? भाई यार फिर से वही रोना धोना दुनिया भर की बात बताएगा। तो मैं आपसे फिर से, जिस उम्र में आप हो, अभी 17 से 22, 17 से 25 के बीच में आप हो, ये जिंदगी बनाने का समय है, बना लीजिए। टीम एग्जाम यात्री आपके सपनों को पूरा करने में आपके लिए दिन रात एक कर देगा। मेरा लालच क्या है उसमें? उसमें मेरा लालच ये है कि कम से कम फीस लेकर, परिवार तो मेरे पास भी है, पेट तो मेरे पास भी दिया ना भगवान ने, कम से कम फीस लेकर आपको बेहतरीन गुणवत्ता वाली पढ़ाई दी जाए। तो इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए,
इस चैनल के साथ जुड़े रहिए, इसे लोगों तक पहुंचाइए। 17 से 22 के बीच में, 17 से 25 के बीच में जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं उन सब तक इस चैनल को शेयर करिए। आज इस चैनल को आप लोगों के साथ की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, थोड़ी आवश्यकता नहीं है, बहुत ज्यादा इस चैनल को आवश्यकता है। हमारी मेहनत जब आप लोगों के सामने रखेंगे तो तब मैं चाहता हूं हमारा कंटेंट देख के, हमारी मेहनत देख के तब वो सब्सक्राइब करें, तब वो हमसे जुड़ें। तो कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। जय हिंद, जय भारत।